जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं विवेकानंद, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कल सी क्लासेस। आपको नेवी एसएसआर के आज कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मॉडल पेपर उसका सॉल्व कराने वाला हूं। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि जो राशि जो ना विमाहीन हो और ना ही मात्रकहीन हो, यानी कि अ क्वांटिटी विच इज नीदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस। यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, वहीं का सवाल है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पे सापेक्षिक घनत्व तो दिया हुआ है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी अगर देखोगे तो डेंसिटी आप कोई भी मीडियम ले लो और उसको अगर वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो आ जाता है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है, यानी कि सापेक्षिक घनत्व आ जाता है। किसी भी माध्यम के घनत्व को पानी के घनत्व से भाग दे दो तो आपको मिल जाएगा सापेक्षिक घनत्व। अब देखो, डेंसिटी को डेंसिटी से ही तो भाग दे रहे हो ना, डेंसिटी को घनत्व से ही भाग दे रहे हो, तो ये जो यूनिट्स हैं ये कैंसिल आउट होकर के, जैसे मान लो कि अगर आप एमकेएस में लिखते हो तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ जो ना हो, तो देखो और कौन कौन डायमेंशनलेस हो जाएंगे। सापेक्षिक घनत्व हो गया, फिर इसके बाद सापेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी डायमेंशनलेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये चेक करो। अब देखो एक क्रम से चेक करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम डिवाइडेड बाई स्पेस। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बनती है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर ये चीज ऐसे होगी, फार्मूला n इक्वल टू होता है किसी मीडियम में जैसे एंट्री करना। मान लो ये पहले मीडियम, आप समझ लो क्योंकि वहाँ पे कैसे लिखा गया था। मान लो कि इसमें वेलोसिटी लाइट की स्पीड की v1 है और इस मीडियम में वेलोसिटी है v2, तो जो आएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2/v1 आएगा। तो अगर किसी मीडियम से लाइट में गया था तो उसके लिए फार्मूला लिखा गया था वो, तो v2/v1। ऐसे समझ लो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है डिवाइडेड बाय पहले मीडियम में। अब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पे वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड किया, फिर से कैंसिल हो गया, कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। और तीसरा है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हो, ए का बी के सापेक्ष अगर आप वेग निकालते हैं, कोई बॉडी है जो वेलोसिटी वी ए से जा रही है और कोई बॉडी है वहीं पे वेलोसिटी वी बी से जा रही है, तो अगर ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही तो मिलेगा, तो इस पे आप ये कह सकते हैं कि वेग का डायमेंशन होगा, सापेक्षिक वेग का डायमेंशन होगा। ये विमाहीन या मात्रकहीन नहीं होगा, क्योंकि इसका मात्रक हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड एमकेएस में, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। तो जाहिर सी बात है यही बचा है। चौथा ऑप्शन है स्ट्रेन होता है। देखो हम यहाँ पे ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन 3 तरह का होता है वैसे, तो बस इतना समझ लो कि चेंज और उसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दे रहे हो, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दे रहे हो, तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे फिर से ये जो आपका स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन यानी कि सापेक्षिक, यहाँ पर हिंदी में ये मिस्टेक है, तो सापेक्षिक चुंबकनशीलता की जगह पे आप ये समझ लोगे कि सापेक्षिक चुंबकनशीलता की जगह पे स्ट्रेन का मतलब होता है ये, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रतिबल, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए इसका मतलब होता है प्रतिबल। तो ये चीज इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम चलते हैं। अब ये दिखाओ, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर्स थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। जब एक बस अचानक मुड़ती है, बस सीधे जा रही थी, अचानक ऐसे मुड़ गई, अचानक किसी मोड़ पे मुड़ गई, तब वहां पर यात्रियों को बाहर की ओर धक्का लगता है। इसका कारण है, बाहर की ओर का मतलब क्या है, अगर बस ऐसे सीधे जा रही थी, ठीक है, बस ऐसे सीधे जा रही थी और वहां से अचानक जाना, उसका डायरेक्शन ये था, लेकिन वो अचानक टर्न ले रही है, इधर मुड़ जा रही है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, यहाँ पर दिशा के जड़त्व की वजह से, सीधा यही आंसर हो जाएगा, दिशा के जड़त्व की वजह से। जाहिर सी बात है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बस मुड़ रही है, तो इसी दिशा के जड़त्व की वजह से बस भले ही इधर मुड़ रही है, लेकिन हमारे पास इनर्शिया था इसी डायरेक्शन में जाने का, इसी दिशा में जाने का जड़त्व था, इसलिए हम बाहर की ओर
बाहर की ओर एक तरीके से धक्का लगता है हम पे बाहर की ओर। कार अगर ऐसे मुड़ रही है तो आप बाहर वाले जो दीवार है उसकी उधर की ओर धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो आपके सीधे जाने का था, अब कार इधर मुड़ जा रही है, आप इधर ही जाना चाहते हैं, इसीलिए आप उधर लेफ्ट हो जाते हैं थोड़ा, अगर राइट की ओर कार मुड़ रही है तो ऐसे समझना है। तो ये हो जाएगा कि इसमें दिशा का जड़ हो जाएगा। और कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। अगले ऑप्शन, अगले चलते हैं अगले वाले सवाल पे। देखो इसमें पूछा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, सवाल है कि किसी धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मींस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू एंड्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, मटेरियल ऑफ द प्लेट। देखो यहाँ पे ये सवाल अच्छा है, बहुत लोग कभी कभी डाउट में आ जाते हैं, तो क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है दोनों सिरों के तापांतर पर, पट्टिका के क्षेत्रफल पर, धातु पट्टिका की मोटाई पर निर्भर करता है, उसमें चालकता गुणांक या फिर धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो आइए एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। Q/T इक्वल टू है KA, इसमें हो जाता है T2 - T1 अपॉन ये लेंथ। मान लो कि जैसे ये कोई ऐसे एक कोई कह सकते हैं आप कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई घनाभ है, ऐसे इस तरह से। अब इसके इस सिरे का ताप 1 है, T1 है, इसका इस सिरे का ताप T2 है, पूरा इसकी लंबाई जो है वो T है। इसके जो सरफेस, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये लंबा वाला परपेंडिकुलर वाला, ये आपका एरिया A है। तो जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी, देखो Q क्या है, यहाँ पर हीट है, ऊष्मा, और समय के साथ डिवाइड कर दियो, मतलब ऊष्मा प्रवाह की दर ले रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला यही हो जाता है। यहाँ पर K, यही K है ऊष्मा चालकता गुणांक। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझना है, ये है ऊष्मा चालकता गुणांक। अब देखो कुछ दिमाग में आएगा कि ऊष्मा चालकता गुणांक को अगर फ्री करोगे, L से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A से डिवाइड हो जाएगा, T2 - T1 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो लगता है कि इस पर डिपेंड कर रहा होगा। K बराबर फार्मूले में आ रहा है ना, तो फार्मूले में जो आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि अगर आप लॉजिक समझना चाहते हो तो जैसे देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी होता है, सब लोग जानते होंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी, अगर मैं टाइम को यहाँ से फ्री कर लूँ तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ऐसे हो रहा है ना। तो क्या टाइम जो है वो डिस्टेंस और वेलोसिटी पर डिपेंड करने लगा? फार्मूले में आ तो गया, तो इसका मतलब क्या डिपेंड करने लगा? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ पे बस ये ध्यान रखना होता है कि जो फार्मूले में सीधा दिख रहा है जरूर नहीं कि डिपेंड करता हो। यही सेम केस है इसके साथ। जैसे आप लकड़ी पे बैठो, अगर मान लो कि सेम टेम्परेचर पे लकड़ी भी है और सेम टेम्परेचर पे आयरन भी है किसी खुली जगह पे, है ना, तो आप दोनों पे बैठो, तो अगर जो आयरन है, आयरन पे बहुत तेजी से जल जाओगे आप, और लकड़ी पे आराम से बैठ जाओगे थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि जो आयरन है उसका ऊष्मा चालकता गुणांक ज़्यादा है और इसका ऊष्मा चालकता गुणांक कम है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक ज़्यादा होने के कारण जो ऊष्मा प्रवाह है, हीट फ्लो है, यानी कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, उसके ज़्यादा होने की वजह से जो हीट का फ्लो का रेट है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जैसे लोहे पे बैठोगे, अगर आप आयरन पे बैठते हो तो तुरंत बहुत तेज़ी से जल जाओगे, और अगर आयरन को अगर आप पकड़ते हो तो, और अगर लकड़ी को पकड़ते हो तो जो कि सेम टेम्परेचर पे है तो नहीं चलोगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ऊष्मा चालकता गुणांक, ये बहुत कम है। तो बस इतना मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से दोनों सिरों के तापांतर पर निर्भर नहीं करता, ना पट्टिका के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल नहीं, धातु की पट्टिका की मोटाई पर भी नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? धातु के पदार्थ पर, सिर्फ पदार्थ पर। अब वही लोहा इतना हो या फिर बड़ा सा लोहा हो, सेम टेम्परेचर पर है, कहीं भी चेक करोगे, कहीं भी टच करोगे तो वही बात हो रही होगी। तो ना ही क्षेत्रफल पर, ना ही लंबाई पर, ना ही तापांतर पर, सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि लोहा है या लकड़ी है या कोई और पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इस तरह का सवाल जब पूछे तो यहाँ पर पूछा है कि अब थोड़ा देखो, जल तरंगे हैं नेवी के लिए, ऑब्वियस सी बात है, वाटर इज एवरीथिंग। तो जल तरंगे या प्रकृति, इनकी प्रकृति क्या है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, कभी अनुदैर्घ्य तो कभी अनुप्रस्थ, दो मतलब दोनों, और ना ही ये है ना ही ये है। मतलब वाटर वेव्स आर ऑफ द नेचर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल, समटाइम्स ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बोथ, और फिर नीदर ट्रांसवर्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल। देखो, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जब जैसे वेव आपकी इधर प्रोपेगेट हो। जैसे देखो, इसका सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो कि पानी है, बहुत शांत सा पानी है, वाटर में कंकड़ मारोगे तो देखो ऐसे तरंगे बनती है ना। तो जो संचरण हो रहा है, जहाँ पे कंकड़ आप मारे हो वहाँ से चारों तरफ ऐसे तरंगे निकल रही हैं, चारों तरफ निकल रही हैं।
गोलाकार रूप में निकलती है, स्फेरिकल फॉर्म में चारों ओर निकल रही होती हैं। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि अगर प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, संचरण इस दिशा में हो रहा है, तो जो माध्यम के कण हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल हैं, वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, लंबवत कंपन होता है। यानी कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और ऐसी तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। नोबडी एल्स, नथिंग एल्स, ओनली ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग। बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अनुदैर्घ्य होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त आप सुन पा रहे हो। अब एक्चुअली इस वक्त आप सुन पा रहे हो, उसमें ये देखो साउंड वेव जो आपके दिमाग में जा रही है, तो साउंड वेव जो जा रही है वो साउंड वेव है लॉन्गिट्यूड। वहाँ पे जो मीडियम का कंपन है वो इस तरह से ना होकर के क्रस्ट, यहाँ पे देखो क्रस्ट और ट्रफ बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, कहीं पे रेयरफैक्शन होगा, कहीं पे कंप्रेशन होगा, संपीड़न और विरलन के रूप में साउंड वेव आगे बढ़ती है। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य। तो जल तरंगे क्या होती है, ट्रांसवर्स, आगे बढ़ते हैं। अब तेजी के साथ धारा घनत्व, धारा घनत्व बच्चों, धारा घनत्व आपका है कि ये वेक्टर राशि है, स्केलर है, छोटे मान के लिए केवल वेक्टर है, इसमें से कोई नहीं। धारा घनत्व हमेशा ध्यान रखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो धारा है, अब धारा कोई पूछे कि धारा अदिश राशि क्यों है, वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक रीजन तो आप होगा बताओगे चलो वेक्टर नियम का पालन नहीं करती है, दूसरा रीजन आप बताओगे कि जो धारा है वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होती है, अदिश गुणन होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, धारा घनत्व है, और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है। इन दोनों का अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तब जाकर के धारा मिलती है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा, लेकिन किसका, दो वेक्टर्स का। तो अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, तभी डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा, और यही क्या है, कोई और नहीं बल्कि धारा घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे धारा घनत्व का अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो I/A cos थीटा हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई ऐसे क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है और ये J की दिशा है, दोनों के बीच का कोण का थीटा है, तो I का मान, धारा का मान ऐसे आ जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ पर J डॉट A क्या हो जाएगा, I बराबर J A cos थीटा होगा। तो सिर्फ आप J को फ्री कर लो, A cos थीटा से I में भाग दे दो, बात खत्म हो जाएगी, डिवाइड कर दो उसको। अब इस तरह से हो जाएगा। अगले चलते हैं सवाल पे। कोमल तथा कठोर एक्स किरणों के बीच, अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कोमल तथा कठोर एक्स किरणों के बीच अंतर होता है वेग, आवृत्ति, तीव्रता, ध्रुवण। द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्स रे इज ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पोलराइजेशन। अच्छा, दोनों एक्सरे ही तो है, तो वेलोसिटी वही होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी होगी। इंटेंसिटी में होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, तो वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों एक्सरे ही है। और यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, सॉरी इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होगा, इंटेंसिटी का मतलब होती है तीव्रता। तो तीव्रता है, तीव्रता का मतलब ये होगा, देखो बच्चों जैसे है, तो यहाँ पर कितना तीव्र लाइट पड़ रही है, कितनी ज्यादा, मतलब एक एकांक क्षेत्रफल पर कितनी मात्रा में एक्सरे पड़ रहा है, तो वो तो चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो से फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ इसके बाद पोलराइजेशन में भी वही सेम केस है, क्योंकि ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्सरे, तो पूरा स्पेक्ट्रम जो आपको मिलता है, गामा रे, एक्सरे, फिर यूवी लाइट, जो पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है आपका, गामा रे, एक्सरे, यूवी लाइट, और फिर उसके बाद विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर उसके बाद आपका आता है इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो वेव, है ना। तो कुछ इस तरह से 7 के लगभग ऐसे होते हैं लमसम। इसमें भी अलग अलग रेंज होती है, इसमें भी अलग अलग सबकी रेंज होती है, एक्सरे की भी रेंज अलग अलग होती है। तो देखो 0.1 नैनोमीटर से एक तरीके से 1 नैनोमीटर, ऐसे 10 नैनोमीटर, ऐसे समझ लो लमसम इतना होता है, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है सॉफ्ट और हार्ड का। अब देखो सॉफ्ट और हार्ड, देखो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ C बराबर, अब तीनों ऑप्शन में से ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक्सरे हैं। फ्रीक्वेंसी पे आ जाइए, यानी कि आवृत्ति पर आ जाइए, तो ना वेग सही है, ना तीव्रता सही है, ना ये सही है, कठोर करोगे। आवृत्ति पे चेक कर लीजिए, लाइट की स्पीड बराबर होती है, v बराबर होता है n लैम्डा, यानी कि लाइट की स्पीड बराबर होती है आवृत्ति गुणे वेवलेंथ। अब आवृत्ति अगर आपको निकालनी है तो प्रकाश की चाल बटे लाइट की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई कर दोगे आप वेवलेंथ। अब देखो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, सॉफ्ट होगा। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो क्या हो जाएगा,
यही ध्यान रखना। अगर सॉफ्ट और हार्ड की बात कर रहे हो आप, तो वहाँ पे सॉफ्ट का फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसे समझ लो सॉफ्ट की फ्रीक्वेंसी कम है, हार्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट का वेवलेंथ ज़्यादा है और हार्ड का वेवलेंथ कम है, इसी वजह से ये डिफरेंस आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस तरह से। ये सब क्वेश्चंस हम जानबूझ करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिससे आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया रहे कि क्वेश्चन कहाँ से किस दायरे में पूछा गया है, अदरवाइज आंसर बता के आगे बढ़ा जा सकता है। बट ये आपको समझना जरूरी है कि इसका स्पेक्ट्रम क्या क्या है, कहाँ से ये पूछ सकता है, तो जिससे कभी इस टाइप का कोई और सवाल इससे मिलता जुलता आ जाए तो यही हेल्पफुल हो जाए, आपका यही समय है। तो ये इसके बाद देखते हैं। अब देखिए इसके बाद है किसी कण द्वारा, अब तेजी से करते हैं, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसके विस्थापन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज जीरो देन व्हाट कैन वी से अबाउट दिस। जब डिस्टेंस कवर्ड जीरो है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब वो चला ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ जाएगा भाई, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अवश्य शून्य होगा, इट मस्ट बी जीरो। आगे बढ़ते हैं, आठवां सवाल। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान कण के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती हैं वे हैं, देखो वेग है, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ आर। चार ऑप्शन है। अब देखो अगर वृत्ताकार मार्ग पर कोई चल रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो क्या क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट हो सकती हैं। देखो वेग हर पॉइंट पे बदल रहा होगा, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रही होगी। वेग बदल रहा है, अगर ये बदल रहा है v, तो बताओ p भी बदल रहा होगा, क्योंकि p बराबर होता है mv, यानी कि मोमेंटम भी बदल रहा होगा, संवेग भी बदल रहा होगा। अब देखो j बराबर एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग बराबर होता है r क्रॉस p। आप खुद ही बताओ, जब v बदल रहा है तो p बदल रहा है, जब v बदल रहा है तो p बदल रहा है, जब p बदलेगा तो j बदलता रहेगा, तो ये भी बदलता रहेगा, ये भी सही नहीं है, ये भी बदलता रहेगा, ये भी सही नहीं है, और जब ये दोनों सही नहीं है तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो गतिज ऊर्जा बच रहा है, उस पर भी देख लेते हैं। अगर मान लो कि ये एक समान चाल से घूम रहा है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यही एक ऑप्शन बचता है जो कांस्टेंट नहीं होगा, जो कांस्टेंट हो जाएगा, जो वेरी नहीं करेगा इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है देखिए, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। अब देखो द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर ताप पर किस तरह से डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज, किस तरह से डिपेंड करती है 1/T। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा को कैसे परिभाषित किया गया है, अगर आप सी देखें विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, टोटल हीट आप दे दो, हीट को डिवाइड कर दो किससे, मतलब हीट को आप डिवाइड करते हो मास इंटू डेल्टा टी से। तो इसके लिए पैरामीटर दिखाया गया है कि अगर 1 ग्राम आप टेम्परेचर लेते हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, तब जितनी हीट देनी पड़ती है, अगर इसको 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, तब C बराबर क्यों हो जाएगा, तो जितनी हीट दोगे वही हो जाता है स्पेसिफिक हीट। अब खुद ही बताओ, जब दोनों पैरामीटर सेम है, जब पैरामीटर सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये सिचुएशन हो जाएगी कि दोनों सेम है, तो डिफाइन करोगे इसी पे 1 पे ही, तो टेम्परेचर पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, चाहे इतना पानी हो, चाहे जितना पानी हो, चाहे पूरा सागर हो, उसका 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी वही स्पेसिफिक हीट है। तब तो वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ना वाटर पे डिपेंड कर रहा है ना, थोड़ा पानी ज़्यादा पानी से क्या फर्क पड़ता है, और पानी का टेम्परेचर कितना उससे कोई क्या फर्क पड़ता है। तो आपको क्योंकि बढ़ाना 1 ही डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर किस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्पेसिफिक हीट मटेरियल के हिसाब से हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हो जाएगा 10th क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है। अब देखिए, साउंड वेव्स इन एयर डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दैट कैन नॉट बी। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, तो देखो पोलराइज्ड नहीं, ध्रुवण नहीं हो सकता। वायु में ध्वनि तरंगे जो है वो क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न हो जाती हैं क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, लेकिन इनका पोलराइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि जो इनमें वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है उसी के पैरेलल ही हो जाता है कंपन, और वहां पर परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो इसलिए नहीं होगा। बस इतना जानना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पोलराइज्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चुंबक निम्न के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं कर सकता है।
लोहे की छड़ यानी कि आयरन रॉड, स्टेशनरी मैग्नेट नॉट म्यूचुअली इंटरेक्ट विद आयरन रॉड, मूविंग चार्ज, मूविंग मैग्नेट, स्टेशनरी चार्ज। देखो आयरन रॉड है एक मटेरियल है कैसा, आयरन लौ चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी। मूविंग चार्ज अगर एक धारा, मूविंग चार्ज का मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रही है किसी वायर में, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मैग्नेट तो है ही, चाहे वो मूव करे चाहे रुका रहे। लेकिन अगर स्टेशनरी चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, उससे कोई म्यूचुअली इंटरेक्शन उसका नहीं होगा, यानी कि चुंबक विराम आवेश से कोई संबंध, कोई इंटरेक्शन नहीं रखेगा, क्योंकि इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र और इसके पास क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सबके पास देखोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने पर किसी तरह का जो पृष्ठ तनाव है, इसमें बच्चों सीधा सा इसका आंसर है, बिना समय गंवाए घटता है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे तो जो सरफेस होता है, सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन वहां पर घट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि डूबे हुए पिंड का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। मान लो जैसे ये वाटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मान लो कि इतना डूबा हुआ है, तो किस पे डिपेंड करेगा, डूबे हुए पिंड पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मींस अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी बिलो द सरफेस, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, नन ऑफ द अबव। अब देखो जाहिर सी बात है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे ही डिपेंड करेगा, ये सब गलत हो जाएगा, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे, जिस तरह का डेंसिटी होगा फ्लूइड का उसी के अकॉर्डिंग उसी पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद आते हैं अगले पे आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा इसमें बच्चों, सही ऑप्शन, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा आपका सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का आयाम दोगुना हो जाता है तो इसका आवर्तकाल होगा। सरल आवर्त गति में जो ये सिंपल एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड विल बी। अगर टाइम पीरियड डबल कर दे रहे हो, अगर आप टाइम पीरियड डबल कर देते हो तो उससे क्या असर पड़ जाएगा एम्पलीट्यूड पे, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी बराबर क्या होता है, 2√L/g होता है। अगर दूसरा केस भी ले लो, स्प्रिंग वाला केस भी ले लो, तो 2π√m/k होता है। आयाम आता ही नहीं, एम्पलीट्यूड आता ही नहीं, काहे के लिए डिपेंड करेगा। और ऐसे भी समझना है तो क्या होता है, हमेशा सेंटर से जितना दूर ले जाओगे, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सेंटर से अगर बहुत दूर ले जाएंगे, जितना दूर ले जाओगे तो फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना दूर ले जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतनी जल्दी आ जाएगा। तो ये ना सोचना कि टाइम पीरियड दुगना कर दोगे मतलब बहुत देर में आ रहा है वापस, तो एम्पलीट्यूड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, कैसे बढ़ेगा, उतनी तेजी से आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना समझना है। और यहाँ पे मतलब फार्मूले से मत देख लो, फार्मूला यही है, तो डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेम वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन कि एक आदमी की ऊंचाई 2 मीटर है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी रखनी होगी। अब मान लो ये दर्पण है, अब ये आदमी है 2 मीटर। अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितना, अगर मान लो अगर आदमी की लंबाई, कोई पर्सन अगर अपने आप को पूरा देखना चाहता है, उसकी लंबाई 2 है, तो जो शीशा होगा, जितना पोर्शन ये पूरा देखना चाहता है खुद का, मान लो डी लंबाई ये पूरा देखना चाहता है इस शीशे में, तो इसकी लंबाई आधी कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम आधी होनी चाहिए। तो अगर 2 मीटर वो ऊंचा है तो 1 मीटर कम से कम शीशा होना चाहिए, तभी वो उसको देख पाएगा। यानी कि हाइट ऑफ मैन इज 2 मीटर, इफ हाइट ऑफ मैन इज 2 मीटर देन द हाइट ऑफ मिरर शुड बी एट लीस्ट 1 मीटर, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका आधा होना चाहिए, 1 मीटर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो बच्चों सवाल इसी तेजी के साथ करना होगा आपको। तो ये बेसिकली एक डेमो है कि जिससे आप देखिए, समझिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर इस पर काम करना शुरू करिए। एक आदमी समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, उसके प्रतिबिंब की उसके सापेक्ष चाल क्या होगी। अब देखो, अगर मान लो कि ये मिरर है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से इसकी ओर जा रहा है, तो जो इमेज है बच्चों वो भी आती v स्पीड से है, वो भी आती v, जैसे शीशे की ओर जा रहे हैं v स्पीड से, तो सामने से भी v स्पीड से ही आ रहा होगा। अब बात यह है कि मान लो कोई यहाँ बैठा है, कोई बगल में बैठा है, तो वो मुझे भी v स्पीड से जाता हुआ देखेगा, और उस इमेज को भी अगर वो देखे बैठ के, तो उस इमेज को भी वो v स्पीड से आता हुआ देखेगा। लेकिन मैं कैसे देखूंगा,
तो यहाँ पर सापेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में बॉडी मूव कर रही है और मैं खुद ही मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे रिस्पेक्ट में इसका, मेरे इमेज के, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये मिरर है। तो इसका अगर देखोगे तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उधर है, तो उधर ही इसको भी करने के लिए माइनस कर दोगे। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों की सेम होगा v। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v, यहाँ माइनस माइनस प्लस v। तो कितने से स्पीड अप्रोच करेगा बच्चों, 2 से। तो ये ध्यान रखना, तुरंत ही मैंने इसको बता दिया कि कैसे, अगर आप स्पीड 20 से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी इमेज आपको दुगने से अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 2 से कर रहा, सीधे दोगुना कर दो 4। ये सब इसलिए बता रहे हैं जिससे कि कभी आपको अब आगे इसमें इस तरह का सवाल आए तुरंत कर दो, यहाँ पे आपको जानकारी पता चल गई कैसे आ रहा है। अब कभी भी ऑनवर्ड्स आता है तब, तो अगर जिस इमेज से, जिस वेलोसिटी से आप शीशे की ओर जा रहे होगे, आपकी इमेज ठीक उसी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि दुगने से आ रही है। सापेक्ष वेग का सिद्धांत लग जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। दिखाए गए परिपथ में धारा की गणना करनी है। कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखो, जब कोई चीज पैरेलल में जुड़ी हो तो उनके वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, विभव पतन समान होगा। तो बताओ, जब इसमें 2 एम्पियर की धारा जा रही है तो विभव कितना होगा, ऊपर वाले 3 ओम में 2 गुणे 3 बराबर 6 वोल्ट। अब नीचे भी तो 6 वोल्ट होना चाहिए। तो बताओ V2, इसमें भी 6 वोल्ट होना चाहिए। तो इसमें 6 वोल्ट कब होगा, 6 वोल्ट कब होगा, जब रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, और इसमें 1 ही से गुणा करो, पहले से 6 है ना, तो यानी कि 1 एम्पियर की धारा जा रही है, तभी 1 × 6 करोगे 6 वोल्ट आएगा, तभी दोनों पे सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यानी कि 1 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है। अब पूछ रहे हैं टोटल कितनी धारा है। जब यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 1 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पर 1 एम्पियर है, तो टोटल धारा कितनी है, 1 + 2 बराबर 3 एम्पियर। ये करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। दिखाए गए परिपथ में धारा की जो गणना करनी है वो यहीं पे करनी है, मेन धारा की गणना, यहाँ पर 1 एम्पियर वाला नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब यही समझ लो, क्वेश्चन का सेंस अगर ये है कि मेन धारा को निकालनी है तो 3 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर 6 ओम वाले में स्पेशली पूछता तो आपको 1 एम्पियर लिखना होता। अब आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक व अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध की बात करें तो टेम्परेचर प्रतिरोध पर इस तरह से डिपेंड करता है 1/α × ΔT। ताप अगर जितना बढ़ाते चले जाओगे, जो ये क्या कहते हैं आपका चालक होता है, उसके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। तो ताप बढ़ाते जा रहे हो, ये पॉजिटिव हो रहा है, इसके पहले से पॉजिटिव है चालक के लिए, यानी कि कंडक्टर के लिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के लिए जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो पॉजिटिव होता है। तो बेसिक लाइन आपको बस इतना समझना, फार्मूले से नहीं भटकना कि फार्मूला ये सब क्या है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अल्फा पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगा क्या, चालक के लिए, यानी कि कंडक्टर के लिए आप देखो पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो पहला ये कंफर्म है कि इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर चालक का बढ़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में पहला घटेगा लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों में से हो सकता है। अर्धचालक का देखो, अर्धचालक का क्या हो जाता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध पूछा हुआ है तो सेम उसी के लिए फार्मूला आ जाता है, यहाँ पर रो लिख दोगे, सेम फार्मूला है दोनों केस में। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है ना, तो दोनों केस में सेम फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्धचालक का देखोगे तो उसके लिए अल्फा निगेटिव होता है। जब अल्फा निगेटिव होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसी को बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और रेजिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी कि सॉरी, चालक का बढ़ेगा और अर्धचालक का घटेगा, तो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। ये सब ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी ऐसे ये सब सवाल मतलब आपको देख के करना है सॉल्व। ये दिया हुआ है तो c का वैल्यू बताना है। अगर ये इकाई सदिश है, अगर वैल्यू ऑफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो। अगर यूनिट वेक्टर है तो खुद ही बताओ बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा 1। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दोगे और अंडर रूट ले लोगे, 1 के बराबर कर दोगे। अब यहीं से दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल आ जाएगा आपका मतलब ये अगर इसको करना चाहते हो तो 4/10 करोगे, इसका स्क्वायर होगा, प्लस 8/10 करोगे,
इसका स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 4 4, मतलब सी की वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2.5 होगा, 4/5 होगा, तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे उधर 1 में से माइनस होगा तो 0.2 के आसपास आएगा, सॉल्व कर लेना, 2 के आसपास आएगा। तो सी स्क्वायर बराबर बता दे रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 और ये 4 जा और ये 5 जा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 4/25, 4/25 और उसको भी माइनस कर दोगे कितना, उसको भी कर दोगे 16/25, तो कितना हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा, तो 1 माइनस 20/25 तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 20/25 तो कितना हो जाएगा सिर्फ 5/25, गुणा कर दोगे 1/5 कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 सी स्क्वायर की, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √, करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में एसी की आवृत्ति है, देखो ये आवृत्ति जितनी ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि भारत में एसी की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज याद रखिए, यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज है, तो इंडिया का बस याद रखिए। अब इसके बाद आगे बढ़िए, केल्विन ताप पर निज अर्धचालक व्यवहार करता है, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो केल्विन ताप पर, केल्विन टेम्परेचर पर ये पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री केल्विन पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, अब देख लेते हैं जल्दी से इसको। खाना बनाने वाले चूल्हे में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रयोग की जाती है, तो पहले इसको हटाते हैं। तो ये बताना है आपको खाना बनाने वाले चूल्हे में कौन सी विद्युत, तो जो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस में यूज होती हैं बताओ। जो माइक्रोवेव होती है, देखो माइक्रोवेव ओवन होता है ना जिसमें गर्म करा जाता है खाना वगैरह, तो माइक्रोवेव से सीधा कनेक्शन है, तो सीधे माइक्रोवेव इसका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म तरंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रगामी तरंग, अब देखो बच्चों ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल एकदम प्रगामी तरंग का समीकरण दिया हुआ है एक्स और टी में, तो आवृत्ति और वेग पूछ रहा है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, फिर क्या पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। अब देखो इसको कंपेयर कर लो, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स से। जब कंपेयर करोगे तो देखो ओमेगा इंटू टी मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा बराबर कितना है 200 पाई पहले से आ रहा है, और k बराबर कंपेयर कर लो कितना आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 200 पाई बटे 330, ये आ जा रहा है k बराबर। अब आपको क्या क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई एफ बराबर ओमेगा, यही एफ निकालना है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, कितना आ जाएगा 200 पाई बटे 2 पाई, पाई से पाई कट गया 100 आ गया। तो पहली बात तो जब पहले फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, पहले बार हम ये आपकी आवृत्ति पूछ रहा है, जब आवृत्ति कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, 2 क्वेश्चन रूल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखना है 330 आएगा कि 5 आएगा। अब देखो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसी ओमेगा को k से डिवाइड कर दो, यही वेलोसिटी हो जाती है बच्चों, ओमेगा अपॉन टी कर दो, ओमेगा अपॉन k कर दो, तो यही हो जाती है वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो 200 ये पूरा कट जाएगा, ये 330 ऊपर चला जाएगा, सिर्फ 330 बचेगा, ठीक है, दैट्स इट। 30 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस और भी कम टाइम में किए जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इसके इर्द गिर्द का आइडिया हो जाए कि ये हो कहाँ से रहा है, ताकि आप और भी क्वेश्चन तो कर पाए इनके बेसिस पे। देखिए इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद एक ही क्वेश्चन और बच रहा है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, यानी कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब देखो ये मास है, ये मास है, m1 मास m2 मास, बीच की दूरी r है। अब मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो तो 1/r² होता है कि नहीं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए। अब r को दोगुना कर दिया गया है, f डैश में क्या हो गया है r 2r हो गया है। जब 2r हो जाएगा बच्चों तो ये प्रोपोर्शनल 1/4 का फैक्टर आएगा, और यहाँ पे r², तो 1/r² किसका होता है f का, यानी कि f डैश प्रोपोर्शनल हो जाएगा f/4 का। भाई f को ही तो 4 से डिवाइड कर दिया गया है, तो वही आ जाएगा, यानी कि 1/4 हो जा रहा है, तो यानी कि रिड्यूस टू
क्वार्टर, 1 क्वार्टर। लास्ट क्वेश्चन, अब इसका हो जाएगा, प्रकाश पूर्णतः रेखा में संचरित नहीं होता, इसे समझा जा सकता है लाइट जो है वो एक सरल रेखा में ही हमेशा नहीं जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सीधे उसको जाने रास्ते में चाहे जो पड़ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता लाइट के साथ। यानी कि लाइट वेव डू नॉट ट्रेवल्स स्ट्रिक्टली इन स्ट्रेट लाइन, कैन बी एक्सप्लेन बाय। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में चल सकती है, यही कैसे आप प्रूव कर सकते हो? देखिए, जैसे आप अपने कान नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइट आई पड़ी सीधे निकल गई, सीधे निकल गई, सीधे। अगर लाइट आती पड़ती ऐसे घूम के आके आंख में पड़ जाती तो हम अपने कान भी देख पाते, नहीं देख पा रहे हैं, फैक्ट है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती, ये एक फैक्ट है। लेकिन लाइट स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन में चलती, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, रास्ते में कुछ भी हो जाए। तो एक घटना ऐसी होती है कि अगर लाइट जा रही है और रास्ते में कोई एज पड़ जाए, शार्प एज, कोई ऐसे नुकीला सा कोई ऑब्जेक्ट पड़ जाए, या कोई ऐसे होल मिल जाए लाइट को, तो वहां पर लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है छाया की ओर, जिधर शैडो बन रही होगी उधर ही लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर इस घटना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है दीवालों के भी कान होते हैं। दीवार में अगर ऊपर छोटा सा छेद है, होल है, नीचे आप बैठ करके बात कर रहे हैं, कोई चाहे तो उसी आवाज जाएगी होल से, फिर वहां से विवर्तन हो जाएगा उसका, तो नीचे की ओर चली जाएगी, वो आप आवाज को भी सुन सकते हो। तो साउंड का भी विवर्तन हो जाता है, और प्रकाश का तो होता ही है। किसी होल से लाइट जब जाती है तो सीधी नहीं जाती, फैल जाती है। आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा, तो ये चीज आप ऑब्जर्व करते होंगे। तो बच्चों, इस तरह से इसमें विवर्तन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो इस तरह से अभी हमने 25 क्वेश्चन किए हैं आपके नेवी एसएसआर के। तो आपको यही इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लगातार। इसमें फिजिक्स में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन चूज किया गया था वो स्पेशली उन्हीं टॉपिक से चूज किया गया था जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसा पिछले प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, जैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं। तो अगर आप स्ट्रिक्टली थोड़ा बहुत भी रेगुलर रहेंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यूअस करते रहेंगे, और थोड़ा बहुत का मतलब एनफ होना चाहिए, जितना हो वो एनफ हो, थोड़ा का मतलब वो एनफ हो थोड़ा, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर ले जाएंगे फिजिक्स के पार्ट को। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद बच्चों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन इसी प्रकार जारी रखिए।